अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज सेल्स एंड टिश्यूज उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिफ्यूजन को पढ़ा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है, किस तरह से परफॉर्म होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या है, प्रोटीन किस तरह से मॉलिक्यूल्स को इनसाइड से आउटसाइड या आउटसाइड टू इनसाइड मॉलिक्यूल्स की ट्रांसफर में उसकी हेल्प करती है। ओके, ये सारी चीजें हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो करी है, वहां पे जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस जिसके थ्रू मटेरियल्स मूव करते हैं, दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बेसिकली है क्या? ऑस्मोसिस आप ऐसे कह सकते हैं कि जिसे हमने डिफ्यूजन में क्या पढ़ा था कि एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होता है उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? जब मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर किसी भी कोई और प्रोटीन या कोई और मॉलिक्यूल, कोई और सब्सटेंस, कोई और स्ट्रक्चर उनकी ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करता है, उनको हेल्प करता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आज हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस में बेसिकली हम क्या देखते हैं? सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अब सॉल्यूट क्या होता है? अगर हम बात करें एक सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास दो चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, एक हम कहते हैं सॉल्यूट और दूसरे हमारे पास सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कोई भी लिक्विड हो सकता है, वाटर हो सकता है। और सॉल्यूट क्या है? सॉल्वेंट क्या है? हमेशा ज्यादा अमाउंट में होता है सॉल्यूशन में, जबकि सॉल्यूट क्या है? थोड़ी अमाउंट में होता है, कम तादाद में होता है, कम मिकदार में होता है। ठीक है, अब ऑस्मोसिस में क्या होता है? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, वो जगह जहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, वहां से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो उसकी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। नहीं समझ आई? दोबारा से देख लेते हैं कि जब मॉलिक्यूल्स लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाले पोर्शन से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाले पोर्शन की तरफ मूव करेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है। The movement of water molecules across a semi-permeable membrane from a solution of lesser solute concentration to a solution of higher solute concentration, मतलब कम solute वाली जगह से ज्यादा solute वाली जगह तक जब molecules का ट्रांसफर होगा, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। इसके बाद हम इसमें देखते हैं टोनिसिटी। टोनिसिटी क्या है? टोनिसिटी बेसिकली सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन में, कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट किस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उस हिसाब से हम उसको क्या कह देते हैं? उसकी टोनिसिटी कह देते हैं कि उसमें कितना सॉल्यूशन टॉनिक है, कितना ज्यादा उसमें सॉल्यूट है, कितना कम सॉल्यूट है। इसके बाद हम इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ टोनिसिटी के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, कितनी तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टोनिसिटी, मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की बेस पे कितनी तरह के हम सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे। यहाँ पे हम 3 सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे, नंबर 1 हाइपरटोनिक, नंबर 2 हाइपरटोनिक, नंबर 3 आइसोटोनिक। अब ये सारे सॉल्यूशंस क्या है, इन सबको वन बाय वन देखते हैं। नंबर 1 हम पढ़ते हैं इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब होता है हायर, टॉनिक सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट हाई कंसंट्रेशन में हो, उस सॉल्यूशन को हम क्या कह देते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन हायर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? हाइपो मींस लेस और टोनिक मींस सॉल्यूट। वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नंबर 3 हमारे पास आता है इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है? वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इक्वल कंसंट्रेशन में हो, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब कि जितने मॉलिक्यूल उस सॉल्यूशन से बाहर जा रहे हैं, जितना सॉल्यूट बाहर जा रहा है, उतना ही सॉल्यूट उस मॉलिक्यूल के अंदर, उस लिक्विड के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर ऐड हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, ऑस्मोसिस के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, दैट इज वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स। कि एक सेल को, वाटर को किस तरह से उसको बैलेंस करता है, वाटर के बैलेंस में इसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को वो किस तरह से फेस करता है, तो ये सारी चीज हम इसी में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में क्या होता है? एनिमल सेल्स जो होता है उसके अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है, मतलब कि
एनिमल सेल एक जैसा तो नहीं होता, किसी सेल में सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होगी, किसी सेल में सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी। तो इस बेस पे हम डिफरेंट सॉल्यूशंस को देखते हैं कि डिफरेंट सॉल्यूशन में जब एनिमल सेल को रखा जाए तो उस पर क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले हम देखेंगे एनिमल सेल इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन के जब एनिमल सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा। अगर आपको याद हो, हमने इसी वीडियो में पढ़ा था आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन इक्वल होती है इनसाइड द सेल एंड द आउटसाइड द सेल। ठीक है कि सेल के अंदर और सेल के बाहर जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन एक जितनी होगी, एक जैसी होगी, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने एक सेल बनाया हुआ है, इसमें क्या होता है, जितना पानी सेल के अंदर आ रहा है उतना ही पानी सेल से बाहर मूव कर रहा है। तो इस सेल पे के साइज पे, उसके प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल सेल। तो ये किस कंडीशन में है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। When an animal cell such as red blood cell, किसको हमने प्लेस किया, रेड ब्लड सेल को, is placed in an isotonic solution, the cell volume remains constant because the rate at which water is entering cell is equal to the rate at which it is moving out। क्योंकि पानी जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर आ रहा है, तो सेल के वॉल्यूम पे, सेल के साइज पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। इसके बाद सेकंड पॉइंट हम इसमें देखते हैं एनिमल सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कि जब एनिमल सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा। हाइपोटोनिक का मतलब है वो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट कम मिकदार में हो, लेस अमाउंट में सोल्यूट हो, उसको क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आएगा तो क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पानी सिर्फ अंदर आ रहा है, सेल से बाहर नहीं जा रहा, सोल्यूट सेल के अंदर एंटर हो रहा है, सेल से बाहर नहीं जा रहा। तो क्या होगा, एक बैलून की तरह सेल फूल जाएगा, और जब वो फूल जाएगा तो एक बैलून की तरह बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। When a cell is placed in a hypotonic solution, water enters and the cell swells and may rupture like an overfilled balloon। के water enter होता है सेल में, सेल swell हो जाता है, फूल जाता है और रप्चर हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। जिस तरह एक बैलून में जब हम पानी बहुत ज्यादा उसमें फिल कर दे तो वो बर्स्ट हो जाता है, रप्चर हो जाता है। ओके इसके बाद हम थर्ड कंडीशन जिसमें पढ़ते हैं एनिमल सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कि जब हम एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा। अब देखिए कि जब हम एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सारे का सारा सोल्यूट बाहर जाता जाएगा। जब सारे का सारा सोल्यूट बाहर की तरफ मूव करेगा तो सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। सेल में से वाटर बाहर रिलीज हो रहा है जबकि वाटर अंदर तो कोई नहीं आ रहा। क्या होगा, सेल का साइज श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। When an animal cell is placed in a hypertonic solution, the cell will lose its water and will shrink in size। क्या होगा, सेल वाटर को लॉस करता जाएगा और साइज उसका श्रिंक होता जाएगा। ओके इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें प्लांट सेल के प्लांट सेल किस तरह डिफरेंट सॉल्यूशंस को फेस करते हैं। ठीक है, अब हर सॉल्यूशन में जो है एक जितना सोल्यूट तो नहीं होता। प्लांट सेल को डिफरेंट सॉल्यूशन में रखेंगे, वो डिफरेंट एनवायरनमेंट को फेस करेगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के, जब प्लांट को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट दिया जाता है उस पर क्या इफेक्ट होते हैं। हाइपो मीन लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन के, जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी तो क्या होगा, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होगा। ठीक है, प्लांट में हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट हो तो क्या होगा, बाहर से सोल्यूट या वाटर तो सेल के अंदर एंटर होगा लेकिन सेल से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सेल स्वेल हो जाएगा, साइज में टर्जिड हो जाएगा। क्या होगा, उसमें टर्जिडिटी आ जाएगी, तनाव आ जाएगा। सेल बर्स्ट तो नहीं होगा लेकिन फर्म हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। Most plant cells live in the hypotonic environment. Water tends to move first inside cell and then inside vacuole। पहले water cell के अंदर आएगा फिर उसके vacuole के अंदर आएगा। When vacuole increases in size, cytoplasm presses firmly against the interior of cell wall, which expands a little। क्या होता है, जब उसके अंदर पानी बढ़ता जाएगा तो वो expand हो जाएगा। Due to strong cell wall, plant cell does not rupture but instead becomes rigid। क्या होता है, उनकी सेल वॉल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो स्ट्रॉन्ग सेल वॉल की वजह से वो बर्स्ट तो नहीं होता लेकिन क्या होता है, रिजिड हो जाता है, सख्त हो जाता है, उसमें तनाव आ जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें टर्गल प्रेशर। टर्गल प्रेशर क्या है, द आउटवर्ड प्रेशर ऑन
on cell wall exerted by internal water is known as turgor pressure and the phenomena is called turgor। मतलब कि अंदर से सेल के बाहर दीवार पे जो प्रेशर होगा, सेल के अंदर पानी बहुत ज्यादा है, सोल्यूट बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, सेल वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट होगा। वो उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, टर्गर प्रेशर, क्योंकि उसकी वजह से सेल में टर्जिडिटी आ जाती है, सेल रिजिड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड पॉइंट में पढ़ेंगे प्लांट सेल इन आइसोटोनिक एनवायरनमेंट के। प्लांट सेल को जब आइसोटोनिक एनवायरनमेंट मिलेगा तो क्या होगा। ठीक है, अब जब प्लांट सेल को आइसोटोनिक एनवायरनमेंट मिलेगा, जितना मटेरियल सेल के अंदर आ रहा है, जितना मटेरियल सेल सोल्यूट सेल के अंदर आ रहा है, उतना ही सोल्यूट सेल के बाहर है। मतलब कि सेल के अंदर और सेल के बाहर सोल्यूट की कंसंट्रेशन एक जैसी है, तो क्या होगा, सेल फ्लैसिड हो जाएगा, लूज कंडीशन में आ जाएगा, फर्म नहीं रहेगा, उसमें रिजिडिटी नहीं रहेगी। ठीक है, द नेट अपटेक ऑफ वाटर इज नॉट इनफ टू मेक द सेल टर्जिड एंड इट इज फ्लैसिड। मतलब कि उसके अंदर इतना अपटेक नहीं होता वाटर का कि उसको टर्जिड बनाया जा सके, तो सेल क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, लूज हो जाएगा। इसमें लास्ट चीज पढ़ते हैं, दैट इज प्लांट सेल इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के। जब प्लांट के सेल को हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट मिलता है, मतलब सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है, सेल से बाहर कम है, तो क्या होगा। ठीक है, अब देखेंगे सेल के अंदर से सोल्यूट बाहर जा रहा है, वाटर बाहर जा रहा है, साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। जब साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा तो सेल भी श्रिंक हो जाएगा, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे, सेल सिकुड़ गया है, क्योंकि उसके अंदर से सोल्यूट सेल से बाहर तो निकल रहा है लेकिन सेल के अंदर नहीं आ रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोलाइज सेल या श्रिंक सेल। मतलब उसको श्रिंक हो गया, उसमें से पानी निकल गया है बाहर, उसका सोल्यूट बाहर रिलीज हो गया। ओके, इसके बाद हम इसमें बढ़ते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, द श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। के साइटोप्लाज्म की श्रिंकिंग जो होती है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने ऑस्मोसिस पढ़ा, ऑस्मोसिस क्या होता है, उसके बाद हमने इसमें वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स पढ़ा, किस तरह से डिफरेंट सेल्स को वाटर के बैलेंस में प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, किस तरह से इसमें वो एक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो, किस चीज की समझ ना आए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।